नमस्कार सभी बच्चों को क्लास 12th में। ठीक है, देखो पिछले टर्न पर हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, एक बात देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसके पहले के सभी पॉइंट डिस्कस कर चुके थे हम रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन एंड इन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। आज हमको डिस्कस करना है अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखना जरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है। सपोज करें कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और इफ वी कंसीडर एनी सरफेस एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस, है ना, दिस इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है गिवन सरफेस से हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग, और किसी सरफेस से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस तरीके से कि जैसे कि हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस को डिप्ट कर दें, ठीक है, इमर्स कर दें, और जब किसी सरफेस को अगर इमर्स करेंगे तो ये ऑब्जर्व करो, ये फाइंड आउट करो कि उस सरफेस के अंदर से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाउंड है या पास हो रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंड बाय दैट सरफेस। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अब हमको मैथमेटिकली डिफाइन करना है, और मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम एक टर्म के बारे में जानें जो सरफेस है ना, उस सरफेस के एरिया के बारे में जानें कि सरफेस एरिया, है ना, उसका कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक टर्म होता है एरिया वेक्टर, है ना। एरिया, सरफेस एरिया हम सभी जानते हैं ना। अगर हमको एरिया वेक्टर लेना है तो क्या होगा, मान करके चलो कि जैसे कि यहाँ पर इस केस में ये सरफेस है, ओके, जैसे हम इसी केस में ये सरफेस ले लेते हैं, है ना। इस सरफेस की वैल्यू ये, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू सरफेस, ओके, द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, है ना, एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स अलोंग दिस डायरेक्शन, एंड द सरफेस ऑफ दिस एरिया इज डी एस। हम ले लेते हैं इसका एरिया कितना है, डी एस, ओके, एंड द एरिया वेक्टर का मतलब है द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑन दिस सरफेस इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर एरिया वेक्टर, है ना। और बहुत सिंपल वर्ड में हम कहें कि अगर हमारे पास कोई एरिया हो, ओके, हमारे पास जैसे कोई एरिया है, वी हैव सम एरिया, ओके, और इस एरिया की वैल्यू हम ले लेते हैं क्या, डी एस, देन योर एरिया वेक्टर इज नॉर्मल ऑन दिस एरिया। What is the direction of this area vector? इस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, दिस इज इक्वल टू डी एस मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एंड मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर, एंड दिस यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर और नॉर्मल ऑन द एरिया, सरफेस एरिया। आया ना समझ में। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर सरफेस एरिया, आउटवर्ड और इनवर्ड। ठीक है, जैसे ये व्हाइट ब्लैक बोर्ड है, इसका ये सरफेस है, अगर हमें इस पर एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया वेक्टर डिफाइन करना हो तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ दिस पेन, ओके, या ये है, दिस इज आउटवर्ड, दिस इज द नॉर्मल ऑन दिस सरफेस एरिया। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर और नॉर्मल ऑन द सरफेस एरिया। इन द सेम वे हेयर, अगर हम ये एरिया लेते हैं, है ना, ये एरिया लेते हैं, है ना, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर, एंड दिस एरिया वेक्टर इफ मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जरा, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मेक्स एन एंगल थीटा, यहाँ पर हम ये एंगल ले लेते हैं क्या, थीटा, ओके, ये ठीक है। इसी फिगर को हम यहाँ पर अलग से बनाएं, ये सरफेस एरिया है, देखो दोनों केसों में हम बताते जा रहा है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग लाइक दिस, ओके, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ योर एरिया वेक्टर। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हारा होता है इस सरफेस से इनक्लोज्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर स्मॉल एरिया डी एस, स्मॉल फ्लक्स डी फाई, डिनोटेड बाय फाई, एंड दिस इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। दिस इज सिंपल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन मैथमेटिकली देख लो ध्यान से, जरा एक बार ध्यान से एक बार देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, सो इन मैग्नीट्यूड के टर्म में, है ना, और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है देन
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमको निकालना है देन वी इंटीग्रेट फॉर ओवर ऑल द सरफेस, है ना, सरफेस पूरे के पूरे सरफेस के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे। सो दिस इज योर सरफेस इंटीग्रेशन। ओके, सो फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन को ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन का साइन नीचे एस लगा करके ई डॉट डी एस। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द टोटल सरफेस। ओके, ओवर सरफेस के लिए, ओवरऑल सरफेस के लिए क्या कर देंगे हम, सरफेस इंटीग्रेशन। ओके, मैग्नीट्यूड के टर्म में जरा देखो इसको, इन मैग्नीट्यूड लिए अगर हमको देखना है ना, अगर हमको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखना है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, मैग्नीट्यूड के टर्म में क्या होगा देखना जरा, फाई इक्वल टू और डी फाई इक्वल टू, फाई इक्वल टू अगर टोटल फ्लक्स हम लें फाई इक्वल टू या डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, देन डी फाई इक्वल टू व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यस हम जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ई डी एस एंड कॉस थीटा। ओके, सो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू या डी फाई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर ध्यान देना दिस थीटा अरे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, अब ध्यान देने की बात है, यहाँ थीटा एंगल किसके बीच का है, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रॉन ऑन द सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। बार बार वही लिख रहे हैं, मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर थीटा किसके बीच का एंगल है, जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे सरफेस से, दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम स्पेशल केसेस मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स को हमें निकालना है, तो स्पेशल केसेस में देखना जरा, पहले भी हम ये पढ़ाए हैं, है ना, स्पेशल केसेस। नंबर 1, जैसे पहले केस में सपोज करो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के पैरेलल पास हो रही हूँ। ओके, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। और जब पैरेलल टू द सरफेस होंगी तो तुम्हारा थीटा एंगल कितना होगा बताओ जरा, नॉर्मल से एंगल इस सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड सरफेस एरिया आर पैरेलल टू ईच अदर, प्लेन ऑफ द सरफेस एरिया इज पैरेलल टू ईच अदर विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड व्हाट इज द एंगल, योर 90 डिग्री। तब उस नॉर्मल से एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। याद रखना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द सरफेस है, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाउंड, है ना, 0 बिकॉज cos 90 वी टेकन 0, सो नो फ्लक्स इज फाउंड, ठीक है। मीन्स टू से व्हेन द प्लेन ऑफ द सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में नॉर्मल से एंगल कितना लेंगे हम, 90 डिग्री, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नो फ्लक्स विल बी बाउंडेड विद द सरफेस। दिस इज नंबर 1 केस। सेकंड केस देखना, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेन ऑफ द सरफेस के कैसी हैं, परपेंडिकुलर पास हो रही हैं और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, देन परपेंडिकुलर के केस में योर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, देन मैक्सिमम फ्लक्स इज फाउंड EDS। ओके, सो दिस इज योर मैक्सिमम फ्लक्स। नाउ थर्ड केस, तीसरे केस में अगर एरिया वेक्टर प्लेन के एंटी पैरेलल पास हो रही हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, यानी थर्ड केस में, यानी नॉर्मल ड्रॉन ऑन द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, है ना, परपेंडिकुलर तो लेकिन एंटी पैरेलल, यानी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, एंड इन दिस केस cos 180 इक्वल टू -1, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड फाई इक्वल टू EDS cos 180 और इसकी वैल्यू अब -1 रखेंगे तो तुम्हारा डी फाई आएगा -EDS। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव में कब है, तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग एंटी पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, ठीक है, यानी दिस इज योर नेगेटिव फ्लक्स। ओके, सो फ्लक्स में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 आल्सो, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं, है ना, व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। देखें, फाई इक्वल टू इन सिंपल फॉर्म E.S या E.DS, डी फाई इक्वल टू E.DS। ओके, पूरा लिख लेते हैं, ओवर सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं सरफेस इंटीग्रेशन पर। यहाँ पर व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, न्यूटन पर कूलम, ठीक है।
पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में न्यूटन पर कूलम एंड एरिया मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। ओके है ना, या ऐसे ही लिख देते हैं केवल मीटर स्क्वायर, यानी इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। देखो इसी को एक यूनिट और भी इसका होता है जो बहुत खास है ना। ये पहला यूनिट ले लेते हैं, दूसरा यूनिट देखना, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जब रिलेटेड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब हम तुमको बताएंगे कि E इक्वल टू होता है V अपॉन डी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट अपॉन डिस्टेंस, यानी इसका यूनिट होता है, एक यूनिट और होता है वोल्ट पर मीटर। ओके, इसको अभी केवल रखो, अगले चैप्टर में हमने तुम्हें वैसे पढ़ाया है पहले, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। यहाँ पर जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वोल्ट पर मीटर रखेंगे तो देखें क्या इसका यूनिट आएगा। ओके, यानी वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर, एक मीटर कैंसिल, यानी व्हाट इज द सेकंड यूनिट, अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट इंटू मीटर। ओके, दिस इज, यानी इसका नेक्स्ट यूनिट क्या होगा तुम्हारा, वोल्ट इंटू मीटर आल्सो, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एंड डायमेंशनल फार्मूला, ये सब नोट करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट में इनको सबको नोट कर लो और समझते चलो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही ये अच्छी तरह चीज़ें आएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा अपने आप सब कवर्ड होता चला जाएगा। देखें जरा, डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होगा, एस। डायमेंशनल फार्मूला के लिए यहाँ पर न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, एंड न्यूटन मेजर्ड ml t-2, जानते हैं हम, है ना, न्यूटन फोर्स ml t-2 अपॉन कूलम, कूलम मीन्स IT यानी A इंटू टी, एंड मीटर स्क्वायर में एक L2। ठीक है, इसको अरेंज कर लेंगे हम, हमें डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा ml3 ओके t-3 एंड A-1, एक टी इसको ऊपर ले जाएंगे ना हम तो माइनस में आ जाएगा, ऑलरेडी -2 है, t-3 A-1। ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने का इंपॉर्टेंट यूज यहाँ पर ये है कि आगे जो हमको गॉसेस लॉ पढ़ना है, गॉसेस थ्योरम, उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी था। ओके, अब हम देखते हैं व्हाट इज गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम के पहले, ठीक है, देखते हैं जरा हम एक टर्म फिर पढ़ते हैं, सॉलिड एंगल। देखें जरा सॉलिड एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करें। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, और अगर इसके टर्म में हम ड्राइव करते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है प्लेन एंगल, और एक तरफ क्या लेते हैं हम, सॉलिड एंगल। जरा समझना इसका कंसेप्ट, व्हाट इज सॉलिड एंगल। अगर हमारे पास कोई सर्किल है या कोई आर्क है, ओके, इफ सपोज वी हैव एनी आर्क, ओके, एंड द आर्क सेक्शन, आर्क का डिस्टेंस हम ले रहे हैं, आर्क ले रहे हैं PQ, दिस एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, है ना, ये आर्क किसी सर्कल का होगा ना, और ये जो प्लेन आर्क जो है किसी पॉइंट पर जितना एंगल बनाता है, थीटा इक्वल टू, अगर आर्क की लेंथ कितनी है, S, ओके, और रेडियस क्या है, R, देन योर प्लेन एंगल वी डिफाइंड S अपॉन R, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंड मेजर्ड इन हमको मालूम है कि प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। लेकिन यहाँ सॉलिड एंगल में अब देखना पॉइंट को। ठीक है, ये तो हम बहुत बेसिक है, जानते हैं। प्लेन आर्क है ना, प्लेन आर्क द्वारा या लेंथ द्वारा जो एंगल सबटेंड होता है, सबटेंडेड बाय द लेंथ ऑफ द आर्क, एंगल सबटेंडेड इज नोन एज प्लेन एंगल। नाउ सॉलिड एंगल, सपोज करें हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है, कोई स्फेरिकल सरफेस है, एक स्फीयर का हमने एक छोटा सा सरफेस लिया, ये दिस इज, एंड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर दिस सरफेस, इस सरफेस को हम ले लेते हैं, सपोज करें यहाँ पर हम इस सरफेस को ले रहे हैं ds, द वैल्यू ऑफ दिस सरफेस इज ds, एंड व्हाट इज द नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉन ऑन द सरफेस इज दिस इज, है ना, सो दिस योर एरिया वेक्टर। Okay, the surface of this area, small area ds, so area vector becomes ds vector. This surface area, this small surface area subtend an angle, है ना, यानी जब surface किसी point पर angle subtend करती है इस तरीके से, so this angle is known as your delta या d ओमेगा, या तो ऐसे ले लें ओमेगा, या हम इसको ऐसे ले लेते हैं d ओमेगा। This is your solid angle, and this solid angle is equal to होता है तुम्हारा एरिया ऑफ दिस सरफेस ds डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ये जो रेडियस है इसका स्क्वायर। दिस इज योर सॉलिड एंगल। मीन्स टू से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल।
प्लेन एंगल इज एंगल सबटेंडेड बाय द लेंथ ऑफ द आर्क, वेयर एज सॉलिड एंगल एट ए पॉइंट इज सबटेंडेड बाय द सरफेस एरिया, है ना, बाय एनी स्मॉल सरफेस और एनी सरफेस, है ना, सरफेस से जो एरिया सबटेंडेड होता है, जो एरिया से एंगल सबटेंडेड होता है वो क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल, एंड दिस इज गिवन बाय ds अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम चाहें, अगर ओवरऑल सरफेस के लिए लेते पूरे के पूरे स्फीयर के लिए, तो एरिया क्या होता तुम्हारा, एरिया क्या निकलेगा 4 पाई r स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, मीन्स कितना एंगल होगा, स्फेरिकल सरफेस से पूरा स्फेरिकल सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर यानी 4 पाई, एंड दिस एंगल इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन। याद रखना, सॉलिड एंगल इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन, वेयर एज दिस एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। ओके, जबकि इस केस में जरा बताओ, पूरे की पूरे सर्किल या स्फेरिकल सरफेस से कितना एंगल सबटेंडेड होता, थीटा बराबर ओवरऑल 2 पाई, ठीक है, सेंटर पर, जबकि इससे कितना हो रहा है 4 पाई। दिस इज सॉलिड एंगल। नाउ वी डिस्कस अबाउट गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ। देखना जरा, अब हम यहां पर पढ़ते हैं क्या है गॉसेस थ्योरम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गॉस थ्योरम, ध्यान से जरा देखें। ठीक है, GAU गॉसेस लॉ, ठीक है, गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम स्टेटमेंट इज दिस, बहुत सिंपल फॉर्म है ना। सपोज एनी चार्ज, कोई भी चार्ज अगर हमारे पास प्लस क्यू है, दिस चार्ज इज इनक्लोज बाय एनी सरफेस। याद रखना, चार्ज को इनक्लोज होना चाहिए किसी भी सरफेस से, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस सरफेस, और इनक्लोज, और इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस बोलो इनक्लोज होगा या नहीं, है ना, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, बोलो राइट। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज होगा इस सरफेस से तो वो कहता है गॉसेस थ्योरम इज दिस, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज in very simple form, this is Gauss's theorem. Means to say, if any charge is enclosed by a surface, then total electric flux passing through the surface or enclosed by a surface is equal to 1 upon epsilon naught times. यानी फाई इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू टोटल चार्ज, ठीक है, इनक्लोज्ड बाय सरफेस। ठीक है, किसी भी सरफेस से इनक्लोज टोटल चार्ज जो होगा उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो होता है, दैट इज विल बी इक्वल टू द टोटल फ्लक्स। इफ नो चार्ज इज इनक्लोज्ड यानी Q इक्वल टू 0, देन फ्लक्स इज 0। याद रखना, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड पॉइंट। इस स्टेटमेंट का ये भी है आउटवर्ड, यानी अगर चार्ज इनक्लोज नहीं है, सरफेस के क्या हैं आउटवर्ड, अगर ये चार्ज होता तो क्या होता, तुम्हारा फ्लक्स इज 0 बिकॉज नो चार्ज इज इनक्लोज्ड। ओके, अब हम इसके ड्राइव को निकालें, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं देखें जरा। राइट, देखो इसका डेरिवेशन करें, ठीक है, ध्यान देना। और नेट चार्ज है, याद रखना, कभी कभी ऐसा भी होगा, तुमको ऐसा कोई न्यूमेरिकल या सम्स दिया होगा, है ना, इस तरीके से दिया होगा कि जैसे ये सरफेस है, ओके, और इसमें सो मैनी चार्जेस Q1 Q2 Q3, ओके, और अगर ये प्लस प्लस हैं तो तुम्हारा टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा इस केस में, फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नोट डाउन, ठीक है। मान करके चलो कि अगर हम एक चार्ज को यहाँ पर क्या, अगर हम एक सरफेस ले लें, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q2 होता, और फिर एक प्लस Q3, देन टोटल फ्लक्स इस केस में फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड यानी Q1 माइनस Q2 और फिर प्लस Q3। यानी चार्ज को तुमको एडिट करना है, एडिटिव नेचर, चार्ज है एडिटिव नेचर, तो नेट चार्ज सरफेस से इनक्लोज पहले फाउंड आउट करो, फिर उसको डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स करोगे, तब फ्लक्स फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, दिस इज, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। नाउ नेक्स्ट पॉइंट सुनना जरा, अब हम इसको ड्राइव करते हैं, ठीक, देखें इसका डेरिवेशन कैसे ड्राइव होगा ये। ओके, देखते हैं, पेन नहीं चल रहा, ठीक है, ये पेन है। ओके, नाउ ड्राइव द गॉसेस थ्योरम। इसके लिए अभी हमने स्टेरेडियन एंगल पढ़ा है ना, सॉलिड एंगल पढ़ा जिसको स्टेरेडियन में मेजर कर रहे थे हम लोग, राइट। जरा देखना, उसी की हेल्प से हम इसको ड्राइव करते हैं, है ना, प्रूफ, डेरिवेशन। ओके, देखें
वी हैव पॉइंट चार्ज एट पॉइंट ओ, एक प्लस क्यू हमने चार्ज लिया, एंड दिस चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन सरफेस लाइक दिस। ये गॉसियन सरफेस भी कहलाती है। ओके ठीक, ये हमने कोई स्पेरिकल सरफेस लिया, इससे इस चार्ज को इंक्लोज किया। सबसे पहले हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं इस सरफेस का, ओके है ना, एंड द वैल्यू ऑफ दिस सरफेस इज सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया ds। ओके, इसके किसी पॉइंट पर है ना, द रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज स्पेरिकल सरफेस इज r। सो हम तुमसे कहते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इन वेक्टर के फॉर्म में ही बताना। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट S Q अपॉन R स्क्वायर, and due to point charge positive this is away from, so this is along this line radius vector के along, so this is the direction of your electric field। okay, ये आएगा ठीक। और आर कैप अगर हम चाहें तो यहाँ पे आर कैप लगाओगे, जब मैग्नीट्यूड के टर्म में लोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन 1 राइट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। नाउ दिस electric field or charge enclosed by very small surface area this, and area direction of area vector on this surface is, suppose हम ले लेते हैं कितना ds। okay, then total electric flux जरा बताओ, पहले स्मॉल फ्लक्स निकालते हैं हम, तो स्मॉल फ्लक्स कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कौन सा फ्लक्स है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, तो डी फाई इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा E डॉट डी एस, और E डॉट डी एस का मतलब है डी फाई इक्वल टू E और डी एस की वैल्यू को हम रखें एंगल मेड, एंगल यहाँ पर दोनों के बीच का भी कितना ले लें हम थीटा, तो क्या होगा तुम्हारा E डी एस एंड कॉस थीटा। ओके, इस एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट है तुम्हारा डी एस कॉस थीटा, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ, बताओ जरा ये भी क्या है, अगर इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी इसी के अलोंग होगा ना, और हम यहाँ पर थीटा एंगल कितना ले लेंगे 0 डिग्री। क्या 0 लिया, समझ में आ रहा है। ये एरिया वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर थीटा एंगल ना बना करके इस एरिया पर परपेंडिकुलर हो, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में हो, देन योर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देन योर एंगल इज या तो थीटा इक्वल टू यहाँ 0 लो, ठीक है, या फिर ये डी एस कॉस थीटा है ना, यहाँ पर क्या करें हम, ये तुम्हारा थीटा क्या कर दोगे 0, ठीक है, इसी से ही करते हैं। अच्छा ठीक है, सो स्मॉल फ्लक्स फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस। ठीक, अब हमको अगर टोटल फ्लक्स निकालना हो इंटायर सरफेस के लिए, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा इंटर सरफेस के लिए, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे ई डी एस, देखो जरा राइट, देख लो ध्यान से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, सेम वैल्यू एट एवरी पॉइंट एट डिस्टेंस आर, तो इंटीग्रेशन तुम्हारा केवल क्या होगा सरफेस एरिया डी एस राइट। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और सरफेस एरिया पूरी स्फीयर के लिए इंटीग्रेट होगा तो कितना होगा सरफेस एरिया स्फेरिकल सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। देखें जरा ध्यान से, अभी थ्योरम हमारे पास प्रूफ नहीं हुई है, लेकिन मेन पॉइंट यही है कि हमने सरफेस से टोटल फ्लक्स फाइंड आउट किया। देखो जरा ध्यान से, क्या टोटल फ्लक्स यही आएगा, देखो यस, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखना जरा यहाँ पर, अभी हमने टोटल फ्लक्स को निकाला, ये हटा दें स्टेप। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, ये भी हटा देते हैं ना, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, इन मैग्नीट्यूड के टर्म में रख रहे हैं, एंड इनटू 4 पाई R स्क्वायर। ओके, और जरा यहाँ पर देखें सेल्फ करके, 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल, सो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ठीक। इस तरीके से तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए थ्योरम ड्राइव हो जाती है। ये तुम्हारा क्या है गॉसेस थ्योरम, दैट फाई इक्वल टू Q इनक्लोज्ड नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही हम थ्योरम में पढ़ी थी। ओके, इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइव। अब इस गॉसेस लॉ के कई एप्लीकेशन हमारे क्वेश्चन, देखो हम तुम्हें एप्लीकेशन पहले भी कराए हैं, ड्राइव तो कराए हैं, लेकिन हम तुमको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो हैं है ना, वो यहाँ पर सभी के बताते हैं, और सभी के ड्राइव तो कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ड्राइव से जो कंक्लूजन और फार्मूले निकलते हैं वो सब देखो बताएं। ठीक है, सबसे पहले चार्ज को, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है
या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले चार्ज को एक ऐसी सरफेस से इनक्लोज करो जिस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम हो, यानी वो सरफेस कहलाती है तुम्हारी गॉसियन सरफेस। दैट सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, यानी GAUSSIN है ना, ये गॉस से ही बना है गॉसियन सरफेस। यानी गॉसियन सरफेस एक सिमेट्रिक सरफेस होगी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वो सरफेस होगा जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। जैसे मान करके चलो कि वो पॉइंट पर एक +Q चार्ज हमने लिया, ओके। अगर हम R रेडियस की एक स्पेरिकल सरफेस को खींचते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने गॉस लॉ में पढ़ा है, वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट एंड नॉर्मल ऑन दिस सरफेस, बोलो राइट, यानी दिस सरफेस इज योर गॉसियन सरफेस। यानी दिस चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय अस विद दिस गॉसियन सरफेस विच इज स्पेरिकल इन शेप, जो शेप में कैसी है, स्पेरिकल है, एंड दिस चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। यानी वैन जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट चार्ज के फॉर्म में हो तो तुम्हारा सरफेस गॉसियन सरफेस कैसा आएगा, स्पेरिकल, ओके। एंड डिफरेंट स्पेयर्स है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्किल मान करके, कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सरफेस अगर हम खींचेंगे इसी सेंटर को नाम मेजर कर करके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉसियन सरफेस है ना, दीज आर स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, राइट, ये होता है। इसी प्रकार से पहला गॉसियन सरफेस। सेकंड पॉइंट देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर है, बहुत ज़्यादा दूर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई हैं, यूनिफॉर्म, यानी पैरेलल इक्विडिस्टेंस, देन इलेक्ट्रिक गॉसियन सरफेस वुड बी लाइक प्लेन, इस तरीके से, तब तुम्हारा गॉसियन सरफेस जो होगा वो कैसा होगा, प्लेन, ओके। दिस इज इस तरीके से है ना, गॉसियन सरफेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप का होता है ना, इट डिपेंड करता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, लेकिन गॉसियन सरफेस इज दैट सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड सेम और कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, ओके। ये होती है तुम्हारी क्या, गॉसियन। अब इस गॉसियन सरफेस के एप्लीकेशन ये हैं कि हमने बहुत से ड्राइव तुमको करवाए थे, हम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। ज़रा हमको ध्यान दिलाओ, हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए थे उसमें। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पहला केस था हमारे पास लीनियर चार्ज, ठीक है, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस की हेल्प से निकाला था। एक हमारे पास थिन वायर है एंड दिस थिन वायर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ओके। द लेंथ ऑफ दिस वायर PQ, इस वायर PQ की लेंथ कितनी है, L है, एंड टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इज Q, ओके। इस पर टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q, देन दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस टर्म को क्या बोलते थे हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। हमें इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से किसी P पॉइंट पर, P तो ये ले लिया हमने, चलो X पॉइंट हम ले लेते हैं, R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। सबको मालूम है जब इस चार्ज को किसी गॉसियन सरफेस से इनक्लोज करोगे तो इसके सिमेट्रिक एक पैरेलल लाइन एट R डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड ऑन इक्वल डिस्टेंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, electric field is same at every point due to these point charge, and on the end caps P and Q the surfaces electric field shape is spherical in shape like this, okay। इस तरीके से बनेगा ना, यानी this is your and this is radially outward, बोलो होगा या नहीं, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से, यानी this is the direction of your electric field, ड्यू टू कैप्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, ड्यू टू एंड पॉइंट P एंड Q एंड एट दिस पॉइंट्स, है ना, इस पॉइंट पर बाहर की ओर रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड, दिस इज, यानी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिस गॉसियन सरफेस इज सिलिंड्रिकल इन शेप, यानी दिस चार्ज इज इनक्लोज्ड, Q चार्ज इज इनक्लोज्ड ओवर लेंथ L ऑफ द थिन वायर इज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस विच इज सिलिंड्रिकल इन शेप। और जब हम इस E के लिए फार्मूले को ड्राइव करेंगे बाय अप्लाइंग गॉसियस लॉ, क्या आता है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड लैम्डा अपॉन R, ओके। ये ड्राइव पर हम अराइव्ड है ना, ये खुद प्रैक्टिस करना, ये कैसे ये ड्राइव निकलता है, नहीं आया तो हमको ताना, हम करवाएंगे, पहले हम पिछले लेक्चर में करवाए हैं इसको, ठीक है। पहले जब डिटेल चैप्टर पढ़ाए हैं, है ना, जब चैप्टर को हमने लेक्चर वाइज पढ़ाया है डिटेल, तब ये ड्राइव कराए हैं। आज हम तुमको केवल गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर करके उसके फार्मूले पर पहुंचना बता रहे हैं, यानी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 2 लैम्डा अपॉन R, ओके। दिस इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज लीनियर चार्ज,
ओके, ये एप्लीकेशन पहला है, गॉसेस थ्योरम का ये पहला एप्लीकेशन है जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर हम तुमको है ना बताते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में बताते हैं कि गॉसेस लॉ के ही एप्लीकेशन से एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। देखें जरा यहाँ पर, इसको हटा दें। अब सपोज करो कि हमारे पास थिन वायर यूनिफॉर्मली चार्ज था ना, जैसे अभी, वैसे ही हमने किसी प्लेन शीट, एक कॉपर की शीट ली, मेटल की शीट ली या कोई भी शीट ली, उसको चार्ज दे दिया एंड चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, और चार्ज उसकी सरफेस पर कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली। तब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल है ना प्लेन शीट ऑफ चार्ज, अब हम किसकी वजह से निकालें, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से अगर हम निकालते हैं तो ज़रा देखना है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, एक कोई शीट है, वी हैव गिवन प्लस क्यू चार्ज, इसको हमने कितना चार्ज दिया, प्लस क्यू।